नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम एससीएस न्यूज़ के इस अंक में। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप एससीएस न्यूज़ और न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। छोटी-छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं, इसके लिए हमने नीचे आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी-सी मदद करके आप अच्छी और क्वालिटी पत्रकारिता को बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। बात करेंगे आज भारत में बढ़ती हुई असमानता की। अभी पीछे काफ़ी रिपोर्ट्स आई हैं, हमने उसका एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन देने की कोशिश की है ताकि आप तक वो सभी तथ्य इनइक्वालिटी के ऊपर, असमानता के ऊपर पहुंच पाए जो शायद दूसरे चैनल से आप तक नहीं पहुंचे। भारत में जो एब्सर्ड और वल्गर इनइक्वालिटी है, ये इतनी ज्यादा हो चुकी है कि शायद इस समय दुनिया में भारत से ज्यादा इनइक्वालिटी शायद अफ्रीका के एक या दो देशों में आपको मिलेगी। पूरी दुनिया में सबसे अधिक इनइक्वालिटी इस समय भारत के अंदर है। कुछ लोगों के पास इतनी ज्यादा वल्गर वेल्थ है, एब्सर्ड और वल्गर वेल्थ है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। जहां पर कोई व्यक्ति अपनी एक प्री वेडिंग के ऊपर 1,000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर सकता है और वहां दूसरी साइड 85 करोड़ लोगों को खाने को रोटी ना हो, तो आप सोच सकते हैं कि हालात किस कदर बदतर है कि सारी की सारी दौलत अब चंद हाथों में चली गई है। अगर आप ये कहें कि भारत के जो टॉप 100 जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या उद्योगपति हैं या धनी जो हैं, उनके पास कितनी दौलत हो सकती है? कितनी? उनके पास ऑलमोस्ट भारत की 20 से 25% के बीच में, कुछ लोग 27% भी कहते हैं उनके पास दौलत है, पहले 100 आदमियों के पास। 1% भारतीयों के पास 40% वेल्थ है। आप सोचिए कि एक व्यक्ति जिसकी फैमिली में 4, 5, 6, 7 आदमी हैं, मुश्किल से अब मुकेश अंबानी हो, वो कम से कम नहीं तो 500 कमरे के मकान में रहता है। आप आप अंदाज़ा लगाइए कि एक आदमी को रहने के लिए कितना बड़ा घर चाहिए। उससे बड़ा एक रिच आदमी है जिसका नाम है वॉरेन बुफे। वो अमेरिका का सबसे वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है, दुनिया के टॉप 10 में हमेशा से रहा है। वो आदमी आज भी अपनी माँ के पुराने घर में, जो कि मुश्किल से 2 बेडरूम हॉल का घर है, मुश्किल 1200-1400 1500 स्क्वायर फीट का घर है सिर्फ़, उसमें आज भी रहता है। 90 साल से ज़्यादा की उम्र है। आज तक उसने अपना मुकेश अंबानी की तरह एंटीला नहीं बनाया, हालाँकि उसके पास मुकेश अंबानी से ज़्यादा दौलत है। लेकिन आज भी वो अपनी माँ के पुराने घर में रहता है। माँ तो ऑफ कोर्स उसकी दुनिया में नहीं है और वो भी 90 साल से ऊपर के हैं। तो इंडिया के अंदर जो वल्गर इनइक्वालिटी है, जो असमानता है धन की, इनकम की, दौलत की, वो मुझे लगता है कि किसी को भी शर्मसार कर सकती है इस समय। आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहूँगा, गौर फरमाइएगा। हमारी जो एब्सर्ड और वल्गर जो वेल्थ जो है कुछ चंद लोगों के हाथ में। एक बात मैं कहना चाहूँगा, अब आप पर कैपिटा इनकम में मत जाइए। अगर आप पर कैपिटा इनकम के अंदर जाएँगे, तो आपको बताया जाएगा कि भारत की पर कैपिटा इनकम $2,500 से ऊपर है या $2,400 से ऊपर है पर कैपिटा इनकम, जबकि अमेरिका की पर कैपिटा इनकम $80,000 है, जबकि जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस ये जो डेवलप्ड कंट्री हैं, ये सारे के सारे अप्रॉक्सिमेटली जो हैं, आप कह सकते हैं कि अ, करीब-करीब 50,000, 60,000, $70,000 के ऊपर है और हम सिर्फ $2,400 के आस-पास हैं। इसमें से भी अगर टॉप की इनकम निकाल दी जाए, जैसे कि मैंने कहा कि 1% के पास 40% की वेल्थ है। आप यकीन मानिए भारत के 100 करोड़ लोगों की, भारत के 100 करोड़ लोगों की इनकम जो है, वो पर कैपिटा में $1,000 से कम है। $1,000 से कम है। आप सोचिए जिस देश में 100 करोड़ लोग $1,000 से कम की पर कैपिटा इनकम में रहते हों, वो कैसे ज़िंदा रहते होंगे? दरअसल कभी-कभी ये जो लॉ ऑफ एवरेजेस होता है ना कि हाँ, हमारी पर कैपिटा इनकम 2,400 है, ये आपको भुलावे में डाल देती है। भुलावे में कैसे डालती है? ये आपको बताती है कि देखो, ये कुछ ऐसा ही हो गया कि जैसे कोई आपसे कहता है, "भई ये नदी की गहराई कितनी है?" तो बोलेंगे, "इसकी नदी की गहराई 5 फुट है, एवरेज 5 फुट है।" लेकिन हर जगह 5 फुट तो नहीं होती। कई जगह 50 फुट भी है, कई जगह 3 फुट भी है, कई जगह 40 फुट है, कई जगह 30 फुट है, कई जगह ऐसी होगी 100 फुट भी होगी। तो 5 फुट की जो एवरेज है, ये आपको सही पिक्चर नहीं बताएगी नदी के बारे में कि एवरेज डेप्थ क्या है, एवरेज गहराई क्या है नदी की। ऐसे ही जो एवरेज पर कैपिटा इनकम है, ये आपको नहीं बताती कि भारत के 100 करोड़ लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है, वो आज की तारीख में $1,000 से कम है। इसको क्या कहेंगे आप? नाम क्या देंगे? इसको नाम है कहते हैं प्लूटोक्रेसी या ओलिगार्ची कहा जाता है। रशिया में ओलिगार्ची कहते हैं, अदरवाइज़ पूरी दुनिया में प्लूटोक्रेसी के नाम से फेमस है।
अब इस किस्म की असमानता अगर और बढ़ती चली गई थोड़े समय के अंदर, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, आपको भारत के अंदर हिंसा, सोशल अनरेस्ट और सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध की स्थितियाँ आपके सामने आ जाएँगी। गृह युद्ध की स्थितियाँ, ये जाना-माना दुनिया का प्रिंसिपल है कि जब आप असमानता इतनी बढ़ा देते हो, तो उसके बाद लूट-पाट होती है, सोशल अनरेस्ट होता है और गृह युद्ध होता है। हुरून की जो लिस्ट अभी लेटेस्ट आई है, उसमें बताया कि इस साल 278 लोग जुड़ गए, वो लोग जिनकी दौलत 1000 करोड़ कम से कम है। 1000 करोड़ कम से कम दौलत है, उसके अंदर 278 लोगों का इज़ाफ़ा हुआ है इस साल भारत के अंदर, जो दुनिया में सबसे अधिक है। अब इंडिया के अंदर 1319 लोग ऐसे हैं जिनकी दौलत 1000 करोड़ पर पर्सन के हिसाब से ज़्यादा है। 1000 करोड़ पर पर्सन से ज़्यादा है, आप सोचिए। हमें कोई गिला-शिकवा नहीं है कि 1000 छोड़िए 10,000 हो जाएँ, लेकिन नीचे के लोगों को अगर भूख के लिए आपके पास रोटी नहीं है, तो फिर ये 1000 लोग या 2000 लोग जिनकी 1000 करोड़ की दौलत है, वो किस काम की है? यूरोपियन यूनियन में, अमेरिका में, चाइना में ये लिस्ट में गिरावट आई है, जहाँ पे रिच लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन भारत के अंदर ऐसी बढ़ोतरी, तौबा तौबा! वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब रिपोर्ट आ गई है और वर्ल्ड की जो इंडिया की जो इनइक्वालिटी वो हॉरिबल है और अभी हिस्टोरिकल पीक पे है, यानी कि ऐतिहासिक ऊंचाई पर इस समय चल रही है। इंडिया स्लाइड्स इनटू प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी क्या कहते हैं? हम क्यों कहते हैं प्लूटोक्रेसी? कि हिंदुस्तान के अंदर सारी दौलत चंद हाथों में है और वो चंद लोग हैं, 10, 15, 20 लोग हैं जो सरकार भी चलाते हैं, उद्योग भी चलाते हैं, भारत भी चलाते हैं। प्लूटोक्रेसी क्या है? प्लूटोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एक्सक्लूसिवली बाय द वेल्दी। एक ऐसी सरकार जो धनी लोगों के द्वारा चलाई जाती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जैसे अडानी अंबानी चला रहे हैं। प्लूटोक्रेसी अलाउस आइदर ओपनली और बाय सर्कमस्टेंस ओनली द वेल्दी टू रूल। ये आपको इस बात के लिए प्रेरित करती है कि भारत के ऊपर जो रूल करेगा, वो सिर्फ रिच करेगा, जो अमीर होगा वही भारत के ऊपर रूल करेगा, गरीब की यहाँ कोई औकात नहीं है। दिस कैन रिजल्ट इन पॉलिसीज एक्सक्लूसिवली डिजाइन टू असिस्ट वेल्दी। ये उन नीतियों का निर्माण निर्माण करती है जहां पर सारी की सारी दौलत कुछ हाथों में चली जाती है। जैसे कि आप पहले एक रूल था कि कोई भी उद्योगपति, जब हम एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज कर रहे थे तो एक उद्योगपति को एक एयरपोर्ट मिल सकता है, लेकिन बाद में इस रूल को चेंज कर दिया गया ताकि अडानी के पास सारे एयरपोर्ट जा सके, अडानी के पास सारे पोर्ट्स यानी कि बंदरगाह जा सके। आज अडानी के पास 13 बंदरगाह हैं और भारत के बहुत बड़ी संख्या में एयरपोर्ट्स हैं, यानी कि पॉलिसी एक्सक्लूसिवली डिजाइन टू असिस्ट द वेल्दी। उनके लिए पॉलिसी बनाई जाती है, नीतियां बनाई जाती हैं, हमारे लिए नहीं बनाई जाती हैं। ये ग्रीक वर्ड प्लोटो से आता है एंड क्रेटो से आता है, प्लूटोक्रेसी यहाँ से आता है। इसका मतलब वेल्दी और जो पावरफुल हैं, वही रूल करेंगे अल्टीमेटली इस देश के अंदर, गरीब की कोई इज्जत नहीं है। तो प्लूटोक्रेसी इज सिस्टम ऑफ रूल बाय वेल्दी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एक रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क बनाया जाता है यहाँ पर और जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, ये सिर्फ धनी लोगों के लिए होते हैं। वो खुद ही बनवाते हैं और खुद के लिए बनवाते हैं। इसका मतलब राइजिंग इनकम इनइक्वालिटी हैज कन्वर्टेड अमेरिका इनटू प्लूटोक्रेसी। अमेरिका तो पहले बन गया था, लेकिन अमेरिका में उतनी असमानता आज की डेट में नहीं है जितनी भारत के अंदर है। भारत के अंदर जो है वल्गैरिटी जो है एब्सर्ड है। अब अगर इनकम को देखें, जो भारतीयों की इनकम है, तो टॉप 1% जो है पूरी जो देश की इनकम होती है, सिर्फ 1% लोगों के पास 22.6% इनकम चली जाती है। टॉप 10% के पास पूरे देश की 57.7% इनकम चली जाती है। और जो बॉटम की 50% जनता है हमारी, यानी कि जो 70 करोड़ जनता है हमारी, जो बॉटम की है, उसके पास टोटल भारत की इनकम का सिर्फ 15% जाता है। तो आप देख सकते हो कि कितना डिफरेंस है। अब इनके पास दौलत कितनी है? तो 1% जो भारतीय हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ 40 लाख लोगों के पास हिंदुस्तान की 40% वेल्थ है। 40% वेल्थ है। टॉप 10% के पास 65% वेल्थ है, 65%। और बॉटम 50% के पास सिर्फ 6.4% है। आप सोचिए कि गरीबी के हालात क्या हैं। एक तो बॉटम 50% के पास सिर्फ 15% की इनकम है पूरे भारत की और बॉटम 50% यानी 70 करोड़ के पास 15% की इनकम, 70 करोड़ के पास सिर्फ 6.4% की दौलत है, यानी कि झोपड़पट्टी से भी बुरी हालत है यहाँ पर। अब फैक्ट्स क्या कहते हैं? 1922 से लेके 2023 तक इनइक्वालिटी गॉट रिड्यूस्ड टिल 2000। भारत के अंदर असमानता सन 2000 तक कम होती चली गई, यानी कि पॉलिसी ऐसी थी समाजवाद की, जिसकी वजह से धनी और गरीब के अंदर जो डिस्टेंस था वो कम होता चला गया। और उसके बाद इस बात को जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो एक फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, नोबेल लॉरियट हैं, थॉमस पिकेटी, उनकी रिपोर्ट भी है।
तो जो मैंने अभी बताया कि 1% हैविंग 22% ऑफ नेशनल इनकम, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। एक चाइना के टॉप 1% के जो लोग हैं, उनके पास 15.7% नेशनल इनकम का है, सिर्फ 15.7 है। अमेरिका में भी इससे कम है। और भारत के अंदर 1% के पास 22.6% की इनकम है, आप अंदाजा लगाइए। 10% भारत के अंदर जो लोग हैं टॉप के, उनके पास 57.7% की पूरे भारत की इनकम आ जाती है। अब टॉप 10% के पास चाइना में भारत के 57.7% की अपेक्षा सिर्फ 43.4% इनकम आती है। जबकि ब्रिटेन के अंदर टॉप 10% के पास 33 दशमलव यानी कि 1 तिहाई इनकम आती है पूरे देश की। तो यानी कि हमारे यहाँ जो है ऑलमोस्ट जो 10% है 60%, 100 में से 60 करीब-करीब वो 10% के पास चले जाते हैं। एक और बिटर फैक्ट देखिए, रिच एंड वेल्दी नाउ डिसाइडिंग डेस्टिनी ऑफ द इंडिया, यानी कि जो अब रिच हैं और जो वेल्दी हैं, जिनके पास पैसा है, जो उद्योगपति हैं, वो भारत का भविष्य तय कर रहे हैं, आप और मैं नहीं कर रहे हैं। प्लूटोक्रेसी भारत के अंदर अब सम्मानित शब्द है। गवर्नमेंट्स those poor are nothing but eyewash and with every passing year the income and wealth of the rich increasing। 5 किलो अनाज देके आपको जिंदा रखा जा रहा है। 5 किलो अनाज देकर आपको जिंदा रखा जा रहा है, कहीं आप मर ना जाओ मोदी सरकार के द्वारा। और इनइक्वालिटी जो है दे आर राइजिंग एट द अलार्मिंग पेस। तो जितनी भी नई ट्रेनें चलती हैं किसके लिए चलती हैं? वंदे भारत। क्या वंदे भारत में आम आदमी ट्रैवल कर सकता है? एक नॉर्मल जो एयर कंडीशन ट्रेन होती है, उससे ज़्यादा किराया वंदे भारत का है। अगर एयर कंडीशन ट्रेन में 2000 किराया है, तो वंदे भारत में 3000 का किराया है उसके अंदर। ये ट्रेनें किसके लिए चल रही हैं? क्या आपने सुना कभी मोदी ने हरी झंडी दिखाई हो, भारत के एक आम आदमी के लिए एक सेकंड क्लास ट्रेन चलाई हो? सेकंड क्लास के डब्बे भी हटवा दिए। यानी कि कोई भी चीज़ इस देश में अब होगी, सिर्फ अमीरों के लिए होगी। हवाई जहाज़ चलेंगे अमीरों के लिए, वंदे भारत चलेंगी अमीरों के लिए, गरीबों के लिए, आपके लिए कुछ नहीं होगा यहाँ पर। ऑन एन एवरेज आम भारतीय जो है अपनी पूरी जो इनकम होती है, करीब-करीब 100-110 करोड़ लोगों के लिए, वो 40 से 45% सिर्फ़ खाने के ऊपर खर्च कर देता है। अब लेकिन खाने के अलावा बच्चों के स्कूल के खर्चे हैं, दवा के खर्चे हैं, कॉपी-किताब के खर्चे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे हैं, मोबाइल के अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके आप डेटा लेते हैं, टेलीफ़ोन मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो उसको चालू रखने का भी एक खर्चा होता है। 10 किस्म के घर में खर्चे होते हैं, सिर्फ़ खाना थोड़ी होता है। तो बाकी 50% आपके पैसे के अंदर बचेगा तो उसमें बूढ़े माँ-बाप का, बच्चों का, कॉपी-किताब का, दवा का, ट्रांसपोर्टेशन का, आने-जाने का, इन सब का खर्चा कहाँ से चलेगा? तो ये जो हाई कॉस्ट है सारी की सारी खाने-पीने में, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। दूसरी बात, इस टाइम भारत के अंदर एक ऐसा वर्ग है, करीब-करीब आप समझ लो कि 1.5 करोड़ लोगों का जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं, जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है। ये 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं, यानी कि एक फैमिली के हिसाब से देखा जाए तो 6 करोड़ हो जाते हैं, यानी कि उसमें 1.5 करोड़ लोग की इनकम है ये। ये लोग पूरे भारत को सस्टेन कर रहे हैं। जितनी महँगी चीज़ें हैं, कारें हैं, हवाई जहाज़ है, ये सब कुछ खरीद रहे हैं। बड़े महँगे बैग्स हैं, बड़े महँगे रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, सब ये इनके लिए हैं। लेकिन उसके नीचे जो छोटी कारें हैं, छोटा सामान है, वो नहीं बिक रहा है। तो 1 करोड़ 40 लाख लोग जो है, भारत की इकोनॉमी को खींचने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि पिछले कुछ सालों में क्या भारतीयों की जो वेज है, यानी कि जो बेचारे वर्कर्स हैं, गरीब वर्कर्स हैं या जो लोग फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, उनकी इनकम में इज़ाफ़ा हुआ या कमी हुई? ये रिपोर्ट कहाँ से आती है? ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन की रिपोर्ट है, जो अभी 2 दिन पहले रिलीज़ हुई है। 2 दिन पहले रिलीज़ हुई है। आईएलओ की रिपोर्ट है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन की और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की। इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट इसका नाम है। ये स्पेलिंग में थोड़ी-सी मिस्टेक है, उसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो रेगुलर वेज अर्नर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड, अभी रेगुलर जो वेज अर्नर्स होते हैं यानी कि वो जिनको तनख्वाह मिलती है, सपोज करो कि आप ज़ोमैटो में, स्विगी में या आप अमेज़न में काम करते हैं और वहाँ पर आप रेगुलर एम्प्लॉयी हैं, तो आपको जो तनख्वाह मिलती है वो, या सेल्फ एम्प्लॉयड। अब सेल्फ एम्प्लॉयड में कौन है? आप वड़ा पाव बेचते हैं, सड़क पर चाय बेचते हैं, अ, लाखों करोड़ों महिलाएँ हैं जो सड़क पे बैठकर सब्ज़ी बेचती हैं, कोई प्लास्टिक की चीज़ें बेचती हैं, छोटी-मोटी चीज़ें बेचती हैं ताकि उनका गुज़ारा हो सके, तो उनको सेल्फ एम्प्लॉयड कह सकते हैं। तो रेगुलर वेज अर्नर्स मतलब जो छोटे वेज अर्नर्स होते हैं, जो ज़ोमैटो, स्विगी में काम करते हैं या छोटी-मोटी डिलीवरी सिस्टम काम करते हैं या कोरियर सर्विस में काम करते हैं, जो छोटा-छोटा काम होता है, तो लेकिन उनको तनख्वाह मिलती है। इनको बताया गया कि इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करके आईएलओ बोलता है, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जो बताता है कि 2012 में एक आम भारतीय जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड था या फिर जिसे कहा जाए कि उसको छोटी-मोटी तनख्वाह मिलती थी, तो उसको 2012 में ₹12,100 तनख्वाह मिलती थी। 12,100। 2019 तक आते-आते उसकी तनख्वाह कम हो गई, ₹11,155 हो गई और
2022 के अंदर ये और कम होकर 10,925 रुपए हो गई। यानी कि इफेक्टिवली देखा जाए तो एक आम भारतीय की जो तनख्वाह 2012 में होती थी, 12 साल के बाद और कम हो गई है। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट अभी 2 दिन पहले आई है, जो आपके सामने मैंने पेश की है। यानी कि रियल टर्म्स में हम भारतीयों की जो वेज अर्निंग है, वो कम हुई है। इसके बाद डेली वेज अर्नर्स, इसमें थोड़ा-सा इज़ाफ़ा, क्यों इज़ाफ़ा है? क्योंकि इनकी इनकम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम थी। ये 2012 के अंदर डेली वेजेज़ छापा का मतलब कि इनको 100-120 रुपए पर डे की इनकम होती थी। 100-120 रुपए पर डे की। ये डेली वेजेज़ होते हैं ना, जो बेचारे डेली खड़े रहेंगे सड़क के ऊपर, कोई मुझे आ जाए, ले जाए, कोई पुताई करने वाला, घर की सफाई करने वाला, घर में सफाई करवाने वाला, कोई इस टाइप के जो छोटे-मोटे काम रहते हैं। तो 2012 में इनको 3,710 रुपए मिलता था, जो अप्रॉक्सिमेटली कहा जाए तो 120 रुपए पर डे होता था। 2019 में इनको 4,364 रुपए मिलता था, जो आप ये कह सकते हो कि करीब-करीब आज की तारीख में 145 रुपए पर डे है। 145 रुपए पर डे, लेकिन 145 रुपए में ज़िंदा रह सकते हो क्या? 2019 की बात है। 2022 तक आते-आते 4,712 होता है। इसका मतलब ये 160 रुपए करीब होता है, 160 रुपए। आप सोचिए, 120 रुपए 2012 में मिलता था और 2022 तक आते-आते 10 साल के अंदर उसकी इनकम 120 रुपए से बढ़कर सिर्फ 160 रुपए हुई है। 120 रुपए से बढ़कर सिर्फ 160 रुपए, यानी कि जो इन्फ्लेशन हुआ 10 साल का, वो भी कवर नहीं होता है इसके अंदर। तो देखा जाए तो 160 रुपए के अंदर आप क्या ज़िंदा रह सकते हो? इसलिए अब नई डिबेट आई है। इसको कहते हैं मिनिमम वेजेस। अब बात हो रही है लिविंग वेजेस की, कि अब आप किसी को मिनिमम वेजेस नहीं दे सकते, इसके ऊपर बहस छिड़ गई है। क्योंकि सारी फैक्ट्रियाँ मिनिमम वेजेस पे काम करवाती हैं, ₹150, ₹120, ₹140, ₹160, ₹180। इवन मनरेगा के अंदर भी क्या मिलता है, ₹200 भी नहीं मिलते, मैं आपको बताऊँ तो कुल मिला के, पर डे के हिसाब से। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो सारे कॉन्ट्रैक्ट में मज़दूर रखती हैं, उनको मुश्किल से ₹200 दिन का देती हैं या पौने ₹200 दिन का देती है, ₹160 दिन का देती है। आप यकीन मानिए कि अगर हम मिनिमम वेजेस से सरकार निकलकर लिविंग वेजेस पे आ सकती है, जो कि यूनाइटेड नेशन बोलता है, कि आप उतनी इनकम तो दो कि वो ज़िंदा तो रह सके। ₹160 के अंदर एक आदमी अगर इनकम करता है और उसको ₹4,700 मिलते हैं महीने के, तो वो अपने परिवार को 4 आदमियों को कैसे पाल सकता है? आप सोचिए कैसे पालेगा? कहाँ से रोटी लाएगा? कहाँ से पानी लाएगा? दवा-दारू का खर्चा, बच्चों के स्कूल का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, मोबाइल का खर्चा या टेलीफ़ोन का खर्चा, वो भी नहीं है तो कुछ और खर्चे होते हैं घर के अंदर डेली जो होते हैं। अ, घर के खाने-पीने के अलावा भी, वो कहाँ से लेके आएगा वो? उसे दूध भी लाना है और बाकी चीज़ें भी लानी है, तो कहाँ से लाएगा वो अल्टीमेटली? ये दिक्कत है सारी की सारी। तो लिविंग वेजेस का मतलब है कि उसके पास इतनी इनकम होनी चाहिए कि वो कम से कम ढंग से 2 वक़्त की रोटी तो खा सके। इसका मतलब लिविंग वेजेस अगर ये 4,712 है, तो लिविंग वेजेस कम से कम 8,000 हो जाते हैं और 8,000 का मतलब ये हो जाता है कि जिसको कि आप कह सकते हो कि अप्रॉक्सिमेटली ₹300 पर डे के आस-पास आ जाता है या पौने ₹300। और फैक्ट्रियों वाले जो बड़े उद्योगपति हैं, वो शोषण करते हैं, वो ₹200 से ऊपर, पौने 200 से ऊपर देने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं हमारी इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन खुद हज़ारों करोड़ कमा लेंगे, लेकिन मज़दूर को ₹200 देने को तैयार नहीं है। ये असमानता को सरकार भी बढ़ावा दे रही है। आगे चलते हैं यहाँ पर, लेबरर्स नॉट गेटिंग मिनिमम वेजेस। ये यहाँ पर कुछ और बताता है, ये भी आईएलओ की रिपोर्ट कहती है कि एग्रीकल्चर वर्कर्स में जो 40% जो वर्कर्स हैं, उनको मिनिमम वेजेस नहीं मिलते हैं। अब ये मिनिमम वेजेस क्या है? 160 ₹170 जो मनरेगा टाइप के होते हैं, वो भी नहीं मिलते हैं उनको। बाकी सेक्टर्स के अंदर 52% जो वर्कर्स हैं, उनको मिनिमम वेजेस वही 160 ₹170 पर डे नहीं मिलते हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर जो रेगुलर अर्नर्स है, जिनको छोटी तनख्वाह मिलती है, उनमें से 40% लोगों को जो रेगुलर तनख्वाह है, वो कम मिलती है जितनी मिनिमम मिलनी चाहिए, उससे मिनिमम वेजेस से भी कम तनख्वाह मिलती है। यानी कि मिनिमम वेज के हिसाब से अगर उनको सपोज़ करो कि अप्रॉक्सिमेटली ₹5,000 महीना मिलना चाहिए, तो उनको 4,000 महीने पे रख लिया जाता है। और 70% जो डेली वर्कर्स हैं, उनको 160, ₹170 पर डे भी नहीं मिलते कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में। ये हार्श फैक्ट है, ये अभी की रिपोर्ट से निकल कर आ रहे हैं। 2019 में अब सेल्फ एम्प्लॉयड पे आते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन है? ये जो सड़क पे वड़ा पाव बेचते हैं, चाय बेचते हैं, कोई छोटा-मोटा कुलचे भटूरे बेचते हैं या फिर सड़क पर जो महिलाएँ सब्ज़ी बेचती हैं, कोई प्लास्टिक की चीज़ें बेचती हैं। आप हाट लगती है, हाट में 100 किस्म की चीज़ें बिकती नज़र आती हैं, तो उसमें कुछ लड़के या कुछ औरतें जो बैठ के चीज़ें बेचते हैं, इनको सेल्फ एम्प्लॉयड कह सकते हैं। ये डेली सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो 2019 में
ये आईएलओ की रिपोर्ट कहती है कि सेल्फ एम्प्लॉयड की इनकम ₹7,017 पर महीने थी। ₹7,017 पर महीने और 3 साल के बाद 2022 के अंदर ये ₹6,843 हो जाती है। 6,843 यानी कि महँगाई बढ़ रही है और इनकम कम हो रही है। इसका मतलब ये पैसा तो आ रहा है, इंडिया में पैसा जनरेट हो रहा है, लेकिन जा किसके पास रहा है? चंद हाथों में जा रहा है। इसका मतलब इंडस्ट्री को और सोप नहीं देने मोदी ने आते ही क्या है 35% का टैक्स कट करके 22% कर दिया था इंडस्ट्री के लिए, तो फ़ायदा किसका हुआ? इंडस्ट्री का होता है ना। हमारे हमको क्या मिला? क्या एक आम आदमी का इनकम टैक्स रेट कम किया? नहीं किया। तो कॉर्पोरेट टैक्स को बढ़ाने की ज़रूरत है और कहीं न कहीं 2% का एक सुपर टैक्स लगाने की ज़रूरत है ताकि एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए और न्यूट्रिशन के लिए फंडिंग मिल सके। 2% का सुपर टैक्स आना चाहिए इस समय और वापिस से जो 22% का जो हमारा कॉर्पोरेट टैक्स है, उसको बढ़ाकर 35% वापस से करना चाहिए। अब वो टाइम खत्म हो गया क्योंकि इन लोगों ने ना तो जॉब दिए हैं, ना एम्प्लॉयमेंट के अंदर कुछ अपॉर्च्युनिटी क्रिएट की है, सिर्फ अपना पैसा बनाया, अपना एंटीला बनाए हैं, अपने महल बनाए हैं, इसके अलावा इन्होंने और कुछ नहीं किया। तो आप समझ गए कि इंडिया में जो असमानता है, वो किस स्तर की है और हम कितनी मार खा रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो प्लूटोक्रेसी है, जहाँ मोदी ने 15-20 लोगों का ग्रुप बनाया हुआ है, ये 15-20 लोग डिसाइड करते हैं किसको कितना पैसा जाएगा, नीति कैसे बनेगी। तो असमानता दुनिया की सबसे बड़ी स्थिति भारत में मोस्ट वल्गर, मोस्ट एब्सर्ड इनइक्वालिटी इन इंडिया। बट हू इज़ रिस्पांसिबल फॉर इट? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी एंड नरेंद्र मोदी, नोबडी एल्स बिकॉज़ ही इज़ अ प्लूटोक्रेट एक्चुअली। शुक्रिया आपका बहुत-बहुत और न्यूज़ टाइम एसटीएस न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। फीडबैक